हेलो दोस्तों, एक नवीन वीडियो के साथ जो एकदम समय सामयिकी के साथ जुड़ा हुआ होगा। कंटेम्प्रेरी इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया 2024 इस बार किस तरह से वोटर्स का व्यवहार दिखाई दे रहा है, हम ट्रेंड्स भी बीच में बताते जाएंगे। हिंदुस्तान के नक्शे को अगर आप देखें तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, सेंट्रल और वेस्ट, ये 5 ऐसे जोन्स बन रहे हैं अलग अलग, जहां अलग अलग कारक काम करेंगे। मैं ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि वो कौन कौन सी फोर्सेस और किस तरह से वोटर का बिहेवियर इस बार इलेक्शन में नजर आता आ रहा है। पिछले बार से ये चुनाव बिल्कुल डिफरेंट है। पिछले बार से इस बार के इशू भी बिल्कुल डिफरेंट है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रेंड भी वैसा नजर नहीं आ रहा जैसा पिछले बार था। इसलिए ये समझ लेना जरूरी है कि इलेक्शन डायनामिक्स में कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं और उन फोर्सेस का रिजल्ट पैटर्न पे किस तरह से आएगा। नॉर्थ में अगर आप देखें, J&K और लद्दाख, 370 का इम्पैक्ट आएगा प्लस और माइनस, और लद्दाख में एक मूवमेंट चल रहा है, उसका भी इम्पैक्ट आएगा चुनाव में। जम्मू कश्मीर के साथ लगते हुए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी, 4 ऐसी जगह है जहां सबसे बड़ा अगर कोई फैक्टर नजर आ रहा है वो है फार्मर्स मूवमेंट। और फार्मर्स मूवमेंट में भी एमएसपी का जो मुद्दा है, अभी भी फार्मर्स सड़कों पे बैठे हुए हैं, उसका इम्पैक्ट नजर आएगा चुनाव में। यानी फार्मर्स की हैप्पीनेस, फार्मर्स की एगोनी, फार्मर्स का जो कर्ज है और उसकी क्रॉप का जो रेम्यूनरेशन जो उसको मिलता है, नहीं मिल पा रहा है, इसका इम्पैक्ट साफ नजर आ रहा है इस बार चुनाव में। और कुछ जगह विरोध इस तरह है कि जो सरकार इस समय मौजूद है, उनके नेताओं को अगर गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा, इसका मतलब विरोध की एक्सट्रीम है। राजस्थान 25 सीटें लिए हुए है और राजस्थान में भी वो हवा नहीं चल रही। इस बार लू लग गई है और अगर लू लगती है तो फूल मुरझा जाते हैं। और यहां साथ साथ SYL का मुद्दा अभी भी लोगों के जहन में है और ये मुद्दा जब सड़ जाता है तो उसका मतलब यह होगा कि तालाब का पानी बदलने की जरूरत पड़ गई है। हरियाणा की 10 सीटें हैं, पिछले बार स्वीप थी, कम से कम आधा नुकसान जरूर है। राजस्थान में 25 सीटें थी, कम से कम आधा नुकसान होता नजर आ रहा है। पंजाब में हालत बहुत बदलाव की तरफ है। जहां तक वेस्टर्न यूपी है, बहुत बड़ा सेगमेंट सरकार बनाने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और वहां एक बड़ा मुद्दा चला और उसमें ये कहा कि चवन्नी फिर उछली। अगर इसी तरह से कभी उलट और कभी ऊंचा कभी नीचा हो रहा है तो वेस्टर्न यूपी का असर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के ऊपर जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। केजरीवाल का जेल जाना, इसका इम्पैक्ट दिल्ली के वोटर और हरियाणा के वोटर के ऊपर है, क्योंकि केजरीवाल बिजनेस कम्युनिटी हैं। हरियाणा के बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर भी केजरीवाल के अंदर जाने का असर नजर आ रहा है। केजरीवाल फैक्टर काम करेगा इस बार चुनाव में, हरियाणा में, पंजाब में और दिल्ली में। इसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो ईस्टर्न यूपी और बिहार, लगभग इन दोनों का पैटर्न एक तरह से आता है। इनको पूरबिया कहते हैं और हिंदुस्तान के जितने भी आंदोलन आए हैं
वो इसी क्षेत्र से आए हैं। और ये कहते हैं जो गांधी का जो बहुत बड़ा स्टेडियम है उसमें अगर कोई आंदोलन कामयाब हो जाता है, और दूसरा दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में, तो ये दो ऐसी चीजें हैं जो मूवमेंट्स को आगे बढ़ाती है। और इस बार दोनों जगह गांधी मैदान और दिल्ली की रामलीला मैदान में, दोनों में बहुत बड़े आंदोलन की तस्वीर नजर आई है। बिहार में उल्टा नजर आ रहा है पिछले बार से बिल्कुल ही। कांग्रेस का तेजस्वी का गठबंधन और पलटू राम का पता ही नहीं किस तरह से किस तरफ जाएंगे। और अगर ये चीजें नजर आती हैं तो बिहार में कम से कम आधी सीटें जा चुकी है। बंगाल में अभी भी शेरनी का प्रभाव मौजूद है। बंगाल की अस्मिता का मुद्दा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी ने बहुत बड़ी मेहनत की है और वहाँ अपना एक कैडर तैयार किया है, वोट परसेंटेज भी बढ़ी है, लेकिन चुनाव में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ पर बंगाल की अस्मिता का प्रश्न है। और दूसरा जोन हमारा आ जाता है नॉर्थ ईस्ट सुलग रहा है, मणिपुर वाली बात है। और इस तरह से लगता है कि केंद्र सरकार की जो पार्टी है उसने नॉर्थ ईस्ट में कोई विशेष सीरियसनेस ही नजर नहीं आ रही थी चुनाव लड़ने की। मणिपुर का मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा रहेगा। और ये 7 सिस्टर्स हैं, ये स्पोर्टिंग जो कम पड़ जाती हैं सीटें, जब बहुत जबरदस्त टक्कर होती है उस समय ये सीटें हमेशा बहुत काम की सीटें हो जाती हैं। हम लेते हैं साउथ में, तमिलनाडु से लेकर और तेलंगाना तक, बल्कि मैं तो ये कहूंगा नागपुर तक इम्पैक्ट आएगा। जिसका लिंगुआ फ्रैंका है वो तकरीबन नॉर्थ जो बेल्ट आती है उस बेल्ट से तकरीबन अलग से होते हैं। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि मेन स्ट्रीम जो इलेक्शन पैटर्न है लगभग उसी तरह का पैटर्न यहाँ आता है। यहाँ रीजनल फोर्सेस बहुत ताकतवर है। तेलंगाना में रीजनल पार्टी कमजोर पड़ गई है, बीआरएस कमजोर पड़ गई है क्योंकि कांग्रेस वहाँ पर आ गई है। कर्नाटका में दिक्कत है बीजेपी को, हालांकि पिछले बार बहुत बड़ा योगदान था, बहुत ज़्यादा सीटें ले गए थे कर्नाटका में, लेकिन इस बार उतनी नज़र नहीं आ रही। तेलंगाना बीजेपी को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा और तमिलनाडु में अभी लॉन्च नहीं कर पा रही बीजेपी। इसका मतलब साउथ का जो है क्षेत्र वहाँ पर बीजेपी लगभग जो ऊपर का लॉस को कवर करना चाहिए था वो कवर नहीं पा रही। बात सेंट्रल इंडिया की आ गई है। सेंट्रल इंडिया में भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये जो रीजन है दोनों, छत्तीसगढ़, इसको अगर हम राजस्थान के साथ भी मिला दें, थोड़ी यूपी में मिला दें, तो इसको कुछ लोग काऊ बेल्ट कहते हैं, कुछ लोग हिंदी बेल्ट कहते हैं, कुछ लोग हिंदू बेल्ट कहते हैं। जो जिस तरह से देखे, जाके रही भावना जैसी, वो बात है जो जिस तरह से भी देखे। राजस्थान में वसुंधरा का फैक्टर मौजूद है। वसुंधरा पार्टी के अंदर ही क्या पता नुकसान कर दे। शिवराज चौहान मुख्यमंत्री बनने वाले थे, अंदर शांत नहीं होंगे, इतने साधु संत नहीं है लोग, हो सकता है पार्टी के अंदर कुछ प्रोग्राम चल रहा हो। इसी तरह से पायलट का फैक्टर राजस्थान में कांग्रेस को नुकसान करने था, लेकिन उसको एड्रेस कर लिया गया है और पायलट स्कूल एक बहुत बड़ा फैक्टर जो काम करता है, उसको हम आजमगढ़ कहते हैं। आ का मतलब अहीर, मैं का मतलब मुसलमान, जय का मतलब जाट, गय का मतलब गुजर और रे का मतलब रिजर्व्ड। आजमगढ़ ये फैक्टर कास्ट का फैक्टर है। अहीर, राजपूत, गुजर, जाट और रिजर्व, ये हल वाले और हल के साथ जो काम करने वाले लोग हैं
वो अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो सरकारें हिल जाती हैं। ये पूरा का पूरा क्षेत्र, साउथ में रेड्डी, गुजरात का पटेल, हरियाणा का जाट, यूपी बिहार का यादव, पंजाब का जट सिख, और उसके बाद रिजर्व कैटेगरी ओबीसी और एससी, अगर इन लोगों ने ठान ली है बदलाव की तो कोई रोक नहीं सकता। ये आजमगढ़ पार्टियां हैं। ये अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो काऊ बेल्ट है, उस काऊ बेल्ट में बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में यद्यपि सरकार बीजेपी की बन गई है, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट पिछले बार भी कम थी। अंदर पार्टी के जो सुलगती हैं चीजें, वो ऐसा ना हो कि पार्टी को ही नुकसान करते हैं। इस घर को लगी है आग घर के चिराग से। इसके बाद छत्तीसगढ़ में, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार बीजेपी की आ गई है, लेकिन वहां पर भी इजी नहीं है। उड़ीसा की जहां तक बात है, नवीन पटनायक का बहुत दिनों से वर्चस्व है और इनकम्बेंसी कितना बड़ा रोल करती है पता नहीं। उड़ीसा का वोटर का बिहेवियर किस तरह से सेट हो रहा है, 15 साल से एक ही तरह का प्रयोग हो रहा है। उड़ीसा स्टेगनेंट हो गया है। इसके बाद जहां तक गुजरात और महाराष्ट्र है, बहुत ताकत लगी हुई है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हुआ है गुजरात में, और गुजरात एपी सेंटर है बीजेपी की पॉलिटिक्स का भी, और इस वजह से गुजरात में इसमें कोई दो राय नहीं, बीजेपी बढ़त रहेगी, लेकिन पिछले जैसा नहीं रहेगा, नुकसान वहां पर है। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी ने इकट्ठा चुनाव लड़ा था, इस समय दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही है, और महाराष्ट्र में भी अस्मिता का सवाल जिंदा किया जा रहा है। और अगर ये बात हो जाती है तो महाराष्ट्र में नुकसान तो निश्चित है, कितना होता है ये बात अलग है। महाराष्ट्र के भी अलग अलग क्षेत्र का बिहेवियर अलग अलग होता है। बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन का अलग, विदर्भ का अलग। इसी तरह से अगर आप ओवरऑल देखें हिंदुस्तान को, तो सिर्फ यही नहीं है कि मुद्दे यही हैं। मुद्दा इन्फ्लेशन का, मुद्दा बेरोजगारी का, मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम का, मुद्दा अग्निवीर का, ये मुद्दे हाईलाइटेड मुद्दे हैं, और ये वो मुद्दे हैं जो लोगों को खुशी और दर्द, इस तरह के पैशन हैं, उनको टच करते हैं, याद रखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डेमोक्रेसी में कॉरपोरेट्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि कॉरपोरेट्स फंडिंग एजेंसी होती हैं। सॉरी, कॉरपोरेट्स में जो पैसा आया और उस पैसे का इलेक्टोरल बॉन्ड में जो दिखा, उसका मीडिया में जिस तरह से प्रचार और प्रसार हुआ, वो सरकार के पक्ष में चीजें नहीं गई। कुछ पुरानी चीजें याद आ गई हैं, नोटबंदी और कोरोना काल का वो दर्द है जो छोटे उद्योग थे, छोटे दुकानदार थे, किसानों की अगुवाई थी, मजदूर जो काम कर रहे थे, उनके रेले के रेले दूर जा रहे थे, उनको भी जिंदा किया जा रहा है। और वही बात आ जाती है फिर कि वोटर आखिरी समय तक अपना वोट का बिहेवियर है, पैटर्न है, वो नहीं बताता है, लेकिन ट्रेंड हम निकाल सकते हैं कि कम से कम 30% वोट इधर से उधर इस बार होने की संभावना नजर आती है। ओवरऑल अगर हिंदुस्तान में देखें, रीजनल डिस्पैरिटी हो सकती है, और कास्ट सबसे बड़ा फैक्टर आज भी मौजूद है। कास्ट विल डिटरमिन द बिहेवियर ऑफ द वोटर, सबसे बड़ा फैक्टर है वो कास्ट ही रहेगी।
और इसके अलावा जो डिफेंस का, एजुकेशन के, बैंकिंग के और रेलवे में जो रिक्रूटमेंट रुके पड़े हुए हैं उनको भी बार बार पॉलिटिशियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के इलेक्शन को एक बहुत बड़ा फैक्टर इस बार अफेक्ट करने वाला है, वो है व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यानी ये मीडिया जो सबके हाथ में एक चैनल आ गया है, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। और इंजीनियर्स की जो फौज है वो काम कर रही है सभी के साथ। आईटी जो सेल है हर पार्टी की, वो भी बहुत बड़ा उसका भी रोल है। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स और भी काम कर रहे हैं, जैसे इसमें कोई दो राय नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, रेरा आई है, बहुत सारे ऐसे अच्छे काम हैं जो सरकार ने किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदुस्तान में रोड का जो नेटवर्क है, गडकरी का काम है, उसको सभी लोग सैल्यूट करते हैं। रेलवे की कनेक्टिविटी है, ब्रॉडगेज बनाई है और इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। इसके अलावा बहुत बढ़िया हाई स्पीड ट्रेन लेके आए हैं और मैग्नेटिक ट्रेन के लिए भी काम चल रहा है। ये काम काबिल तारीफ है। रेरा एक्ट लेके आए जो कंस्ट्रक्शन में रेगुलेटरी बॉडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन सेक्टर हालांकि बीच में थोड़ा ठंडा हो गया था, दोबारा से रिवैम्प हो गया है। और उसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आए, अच्छी हो या बुरी हो देखने की बात है, वो भी काम करेगा। डिजिटल इंडिया किया है सरकार ने, इसका भी इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन जितना करना चाहिए था क्या वो काफ़ी है? अपेक्षाएं, आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा है लोगों की, और सबसे ज़्यादा वो चीज़ जो दर्द रहता है वो वोटर है वो याद रखता है जिस समय वोट देने जाता है। इसलिए जो डिस्कर्टियस कैंडिडेट्स हैं उनको वोट नहीं मिलती चुनाव में, उनकी मरोड़ जरूर निकालते हैं। हिंदुस्तान का वोटर पार्टी या कैंडिडेट में अगर मरोड़ आ जाती है उसको मरोड़ को नहीं छोड़ जाते। इनकम्बेंसी का भी फैक्टर काम करेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। फार्मर्स की जो एजिटेशन है, उनकी प्रॉब्लम्स है, वो भी काम करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना होना चाहिए था उतना हुआ है नहीं। और सबसे बड़ी बात है रोजगार और इन्फ्लेशन, ये दो फैक्टर हैं, ये सबसे बड़े उभर के आए हुए फैक्टर हैं। इनको ये भी चुनाव को प्रभावित करेंगे। इस तरह से अगर आप एटलस को देखें तो हमारे पास 4 पैटर्न नजर आते हैं। इसको हम कहेंगे रीजनल वेरिएशंस इन द बिहेवियर ऑफ द पीपल। पैटर्न के ऊपर भी असर रहेगा। हमारा नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर सारे देश से अलग से बिहेवियर होगा। 370 यहाँ पर सबसे बड़ा इशू रहेगा। इसके बाद अगर हम लें नॉर्थ इंडिया को, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी, यहाँ फार्मर्स एजिटेशन और केजरीवाल का अरेस्ट का मुद्दा सबसे बड़ा रहेगा। ये हिंदुस्तान के अलग पैटर्न से अलग है। जो जो हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, यूपी में और बिहार में सबसे बड़ा फैक्टर कास्ट और रिलीजन फिर दोबारा से रहने जा रहा है। अगर हम राजस्थान और मध्य प्रदेश को लें तो लीडरशिप के अंदर खाते जो विद्रोह है शिवराज चौहान का और सिंधिया का, ये चुनाव को प्रभावित करेगा। इसके अलावा जो ये बेल्ट है जिसको हम काऊ बेल्ट कहते हैं, हिंदू बेल्ट कहते हैं, हिंदी बेल्ट कहते हैं, यहाँ पर रिलीजन का फैक्टर रहेगा। लेकिन इस बार वही बात होती जा रही है जैसे पहले कहा जाता था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जो राम का रोल होना चाहिए था, रिलीजन का डाला था, वो फीका पड़ गया है। और दूसरे फैक्टर्स हैं जो लोगों की समस्याएं हैं, पार्टी के अंदर जो विद्रोह है, वो फैक्टर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ तक इसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, सभी पार्टियों में होता है। रूलिंग पार्टी सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है क्योंकि वह मलाई बढ़ती है। गुजरात और महाराष्ट्र, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एपी सेंटर्स हैं बीजेपी की। लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना इस बार साथ नहीं है, उसका इम्पैक्ट
नजर आएगा। यानी ये सौराष्ट्र है, इसका पैटर्न और दूसरी जगह से अलग होगा। साउथ में आज भी लिंगा फ्रैंका यानी लैंग्वेज के ऊपर आधारित रीजनल फोर्सेस हैं, वो प्रिडोमिनेट करती है, लेकिन कर्नाटका और तेलंगाना में कांग्रेस आगे नजर आ रही है। तमिलनाडु का रीजनल सेंटर डीएमके एआईडीएम का फैक्टर अभी भी मौजूद है। बंगाल में भी बंगाली अस्मिता, ये पैटर्न इससे यहाँ से बिल्कुल मिलता हुआ है। तेलंगाना से लेकर और तमिलनाडु और बंगाल, यहाँ पर लैंग्वेज फैक्टर है वो सबसे बड़ा हमेशा ही रहता है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट है, उनकी प्रॉब्लम्स अलग है। मणिपुर का इम्पैक्ट है वो नॉर्थ ईस्ट पूरे के ऊपर एक शेड नज़र आ रहे, यानी हमारे पास 5 तरह के पैटर्न आएंगे और 5 तरह के मिल के असेंबली से एक नया गुलदस्ता नज़र आ रहा है। इस बार गुलदस्ता सरकार बनने जा रही, यानी बहुत सारी पार्टियों की मिली जुली सरकार। इस बार मरोड़ निकलनी जरूरी है, मरोड़ निकलेगी लीडर्स की भी और पार्टीज की, ये साफ नजर आ रहा है इस पैटर्न से। यानी द एटलस ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल एटलस इज गोइंग टू चेंज। इस बार पार्टियों के जो कॉम्बिनेशन है बिल्कुल अलग होंगे। सीधी सीधी बात है, इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। दिस वो लोगों को सर्व करती हैं, लोगों के लिए बनती हैं और लोगों के द्वारा बनती हैं। और इसमें जो परिवर्तन है वो कुदरत का नियम है। राजनीतिक पार्टियां और सत्ता किसी की जागीर नहीं होती, बदलती रहती हैं। देखते हैं किसको फूल मिलता है और किसको चोट लगती है। लगभग जून के मिड तक सारी सरकार बन जाएगी। लेट अस होप फॉर द बेस्ट, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। राजनीतिक पार्टी और राजनेताओं से मेरी इल्तिजा है, गालिब की लाइनें हैं, अगर इश्क करना है, अगर इश्क करना है तो ये अदाएं वफादारी भी सीखें, ये अदाएं वफादारी भी सीखें।